मैं विकास विश्वकर्मा आप सबका वेलकम करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है विकास स्टडी पॉइंट वीएसपी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 17। ये क्लास 10th का सिविक्स और इसका नाम है भारत एक कल्याणकारी राज्य। जिन बच्चों ने 16 चैप्टर या 15 चैप्टर नहीं देखा है सिविक्स के, वो जाके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाके वो देख सकते हैं। और इसके अलावा आइकन बटन में भी लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। चलिए एक बेहतरीन चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। ये है आपका चैप्टर भारत एक कल्याणकारी राज्य, 17 चैप्टर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो 16 चैप्टर है वो है मौलिक अधिकार के ऊपर, और आपका जो 17 चैप्टर है वो है भारत एक कल्याणकारी राज्य, यानी कि इसको एक तरीके से आप बोल सकते हो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये भी जिन बच्चों को पता होगा तो वो समझ सकते हैं कि ये पूरा जो चैप्टर इस के ऊपर बेस है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और इसी को बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्यों बनाए गए हैं, ताकि एक जो राज्य हो ना वो अपने समाज का कल्याण कर पाए। और यही आपका चैप्टर बन गया है भारत एक कल्याणकारी राज्य। ठीक है, अच्छा एक चीज समझिए, दो चीज इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा होती है, एक है मौलिक अधिकार और एक है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। मौलिक अधिकार की वजह से, फंडामेंटल राइट्स की वजह से व्यक्तियों का जो जीवन है वो खुशहाल होता है, क्योंकि उनको राइट्स मिलते हैं कोई भी काम करने के लिए। और जो नीति निर्देशक सिद्धांत है, इसकी वजह से एक जो राज्य होता है, राज्य के जितने भी समाज के लोग होते हैं उनको सपोर्ट मिलता है, ताकि वो भी अपना जो डेवलपमेंट है, जो अपना कल्याण है वो कर पाए। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। एक व्यक्ति को मिलता है तो दूसरा समाज को मिलता है, या फिर बोल सकते हो राज्य को मिलता है, ताकि वो भी अपने समाज का डेवलपमेंट कर पाए। ठीक है, तो एक आपका पहला टॉपिक है कि कल्याणकारी राज्य क्या है। तो जैसा कि आपको पता है कल्याणकारी, इसका ही मतलब आप समझ रहे होंगे कल्याणकारी। कल्याणकारी का मतलब ये हो गया कि एक ऐसा राज्य जहाँ पे हर एक चीज की सुविधा हो। ठीक है, सारे जो लोग हैं वो अच्छे से अपना डेवलपमेंट कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट है वो सबकी अच्छे से सुन रही है। तो इन सब चीजों की वजह से कल्याणकारी राज्य का निर्माण होता है। सभी लोग समान है, सबको समान अवसर मिल रहा है। राज्य ऐसा है जो नशा नहीं करता है, जो मद्यपान नहीं करता या करता है तो बहुत कम मात्रा में करता है। लोग खुशहाली से रखते हैं, एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, गवर्नमेंट भी सबका सपोर्ट करती है, लोग भी गवर्नमेंट का सपोर्ट करते हैं। तो इनकी वजह से क्या बनता है, कल्याणकारी राज्य बनता है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक है जो आपको ऐसे समझ में आ जाएंगे। तो देखिए लिखा है, यह एक सरकार की ऐसी अवधारणा है, अवधारणा का मतलब डेफिनेशन है, जिसमें राज्य नागरिकों के आर्थिक सामाजिक कल्याण को बढ़ावा और संरक्षण देने में महत्वपूर्ण भूमिका देता है। एक तो बढ़ावा देने में और उसको संरक्षण यानी कि सुरक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका देता है। एक कल्याणकारी राज्य अवसर की समानता, धन के उचित वितरण सिद्धांतों पर आधारित होता है, यानी कि सबको समान अवसर देना, और इसके अलावा जो धन है उसको उचित वितरण करना, यानी कि सब में समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट करना। अच्छा, यहाँ पे एक चीज बता दिया जाए, सब में समान रूप से वितरण करना, इसका मतलब ये है कि अमीर है तो उनको उसी हिसाब से देना, गरीब है तो उनको उस हिसाब से देना। यानी कि हमें पता है गरीबों को ज्यादा सपोर्ट करना पड़ेगा, इस वजह से गरीबों को ज्यादा देना और अमीरों को कम देना। यानी कि जो भी सुटेबिलिटी हो पाए, जो भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग सही हो, उस हिसाब से समान वितरण करना। इस व्यवस्था में नागरिकों का कल्याण की जिम्मेदारी किसकी होती है, राज्य की होती है। आगे बात करते हैं, स्वतंत्रता से पूर्व भारत एक कल्याणकारी राज्य नहीं था। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश सरकार का शासन था, इस वजह से भारत एक कल्याणकारी राज्य नहीं था। ब्रिटिश शासन की रुचि लोगों के कल्याण की रक्षा करने तथा बढ़ावा देने की नहीं थी, इसी वजह से भारत को एक कल्याणकारी राज्य नहीं बोला जाता था 1947 से पहले। यही कारण है कि भारत एक संविधान के चौथे भाग में राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों के तत्वों का समावेश किया है। यानी कि भारत का जो संविधान है उसमें जो चौथा भाग बनाया गया है और खास करके लिए बनाया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के लिए। भाग 3 में किसका वर्णन दिया गया है, मौलिक अधिकारों का। भाग 4 में किसका वर्णन दिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का। और मूल कर्तव्यों का किस में वर्णन दिया गया है, भाग 4 के क सेक्शन में। ठीक है, तो ये चीज है।
आगे बात करते हैं, जो हमारा अगला टॉपिक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आखिर है क्या, इस चीज के बारे में हम देखते हैं। ऐसे ही जैसे ये वीडियो बन रही है, ऐसे सारे चैप्टर आपके बने पड़े हैं, सब इजी लैंग्वेज में बने पड़े हैं, ताकि हर एक चीज आपको समझ में आए। ठीक है, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो जिस भी चीज पे आप एक्स्ट्रा वीडियो चाहते हो, अदरवाइज ये सिलेबस तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा हर वो टिप्स बताऊंगा जिसकी वजह से आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, क्योंकि मैंने बहुत सारे एनआईएस के बच्चों को पास करवाया है, पढ़ा के हर अच्छे स्कोर भी किए हैं, वो चाहे 12th में हो चाहे वो 10वीं क्लास में हो। ठीक है ना, और इसी वजह से सपोर्ट करने के लिए, बच्चों को सपोर्ट करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचने के लिए मैं यूट्यूब चैनल बनाया हूँ, ताकि बच्चों के पास पहुंचा जा सके। तो इस वजह से जितना हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, क्योंकि ये भी उनकी सुविधाएं ले पाएँ, जो भी हम सुविधाएं दे रहे हैं उस चीज़ को ये ले पाएँ। इस वजह से अपने फ्रेंड सर्कल में मतलब भेजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। आगे बात करते हैं, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के नाम से एक अलग अध्याय बना है, यानी कि कौन से अध्याय में, भाग 4 में इस चीज को जोड़ा गया है। आगे बात करते हैं, इन सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य ऐसी सामाजिक आर्थिक दशाओं का निर्माण करना है जिसके अंतर्गत नागरिकों का अच्छा जीवन व्यतीत हो, यानी कि ऐसे समाज का निर्माण करना जिसमें नागरिकों का अच्छा जीवन व्यतीत हो। विशेषताओं की बात करें तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारत की केंद्रीय तथा राज्यों के लिए दिशा निर्देशक है, यानी कहने का मतलब यह है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है, इनकी वजह से केंद्र सरकार और राज्य सरकार को एक दिशा निर्देश मिलता है, एक डायरेक्शन मिलता है कि आपको इस फील्ड में ऐसा काम करना होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं, कानूनों और नीतियों के निर्माण के समय सरकारों द्वारा इन सिद्धांतों पर ध्यान में रखा जा सके। जब भी आप कानून या नीति बना रहे हो, गवर्नमेंट के लिए खासकर ये वो किया गया है कि जब भी संसद कोई भी नीति या कानून बनाता है तो उस टाइम पे इन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए बनाए। यह अधिकार कानून द्वारा संरक्षित नहीं है, यानी कहने का जैसे मौलिक अधिकार कानून के द्वारा संरक्षित है, आप न्यायालय में जा सकते हो, लेकिन ये अधिकार जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, ये कानून द्वारा मतलब संरक्षित नहीं है, आप इसके लिए नहीं जा सकते। ठीक है ना, और कानूनी रूप से इस पर कोई भी बाध्य मतलब कोई भी एक्शन नहीं लिया जा सकता, क्योंकि ये पूरा डिपेंड करता है राज्य के ऊपर। राज्य इस चीज़ को कितने ढंग से लागू करती है, ये राज्य के ऊपर डिपेंड करता है। आगे बात करते हैं, आयरलैंड के संविधान से लिया गया राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया, आयरलैंड के सिद्धांत से। नेक्स्ट बात करते हैं, तो अगला लिखा है कि नीति निर्देशक सिद्धांतों या तत्वों के प्रकार। पहला, संविधान द्वारा इनको विभिन्न श्रेणियों में बांटा नहीं गया है। जैसे आप देख रहे हो ये विभिन्न श्रेणी है ना, ताकि हम इसको अच्छी तरीके से समझ सकें। ये संविधान के द्वारा नहीं बांटा गया, बल्कि हम इसके डेफिनेशन को और बेहतर ढंग से समझ सकें, इस वजह से परंतु बेहतर समझने के लिए हमने इसे निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया। यानी कि ये संविधान ने नहीं बांटा है, बल्कि हमने क्या किया है, इसके डेफिनेशन को और अच्छा बनाने के लिए हमने इसको क्या किया है, विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत कर दिया है। देखिए कौन कौन से श्रेणियों में, तो इसको समझने के लिए 4 श्रेणियां बनाई गई हैं। सामाजिक और आर्थिक समानता को बढ़ावा देने के लिए सिद्धांत बनाया गया है। गांधीवाद विचारधारा को संबंधित सिद्धांत ये बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संबंधित सिद्धांत बनाया गया है, और इसके अलावा विविध सिद्धांत बनाए गए। ये 4 तरीके हैं जिसके हिसाब से नीति निर्देशक तत्व जो है ना, उसको डिफाइन किया गया है। तो अभी क्या करेंगे, हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला है सामाजिक और आर्थिक समानता को बढ़ावा देने वाले सिद्धांत। तो देखिए, सामाजिक और आर्थिक समानता को बढ़ावा देने वाले सिद्धांत कौन कौन से होते हैं। जैसे सामाजिक तथा आर्थिक समानता को बढ़ावा देने वाले सिद्धांत कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जो भारत में सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र के लक्ष्यों को साकार करने के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि निम्नलिखित है। यानी कि लोकतंत्र में जो लक्ष्य होते हैं, जो भी हमारी सोच होती है कि हमें ये चीज़ करना है, उस चीज़ को साकार रूप प्रदान करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होते हैं। और इसके निम्नलिखित प्रकार हैं। जैसे राज्य द्वारा अपने लोगों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधन सुनिश्चित करना, यानी कि जो राज्य है, यानी कि यहाँ पे देखिए मैं राज्य का मतलब बता दूं, राज्य एज ए स्टेट की बात हम नहीं कर रहे हैं। जैसे भारत है, भारत के अंदर जो स्टेट है मैं उनकी बात नहीं कर रहे। यहाँ पे राज्य का मतलब है पूरा देश, यानी कि अपने देश के बारे में बात हो रही है, भारत के बारे में बात हो रही है। इस चीज़ को समझिएगा, पूरे भारत के बारे में। तो लिखा है कि राज्य द्वारा अपने लोगों के लिए आजीविका का मतलब होता है कि एक जीवन गुजारा करने के लिए जो भी संसाधन होते हैं उसकी बात होती है।
तो राज्य द्वारा अपने नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधन सुनिश्चित किए जाने चाहिए। जैसे देखते हो कि न्यूनतम जो साधन होता है गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, जैसे राशन बंटवाती है, ठीक है, पहले डीजल वगैरह बंटवाती थी, चीनी बंटवाती है, विभिन्न चीज़ें बंटवाती है। इसके अलावा समय समय पे ठंड के मौसम में कंबल वगैरह बंटवा देती है। तो ये सारी चीज़ें, तो राज्य द्वारा अपने लोगों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधन सुनिश्चित करना। इसके अलावा राज्य द्वारा देश के भौतिक संसाधनों का हित रूप में न्याय संगत वितरण किया जाना चाहिए, यानी कि जो जैसा है उसी के अकॉर्डिंग उनको समान दिया जाना चाहिए, वितरित किया जाना चाहिए। आगे, पुरुष और स्त्री दोनों के लिए समान कार्य और समान वेतन होना चाहिए। राज्यों को यह निर्देश दिया जाता है कि वह 14 वर्ष के कम आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य और मुक्त शिक्षा प्रदान करने के लिए कदम उठाए। यानी राज्यों को यह निर्देश दिया गया कि जो 14 वर्ष के जो बच्चे हैं या उनसे कम वाले बच्चे हैं उनको क्या किया जाए, एक बेहतरीन शिक्षा प्रोवाइड की जाए। बच्चों और नवयुवकों के शोषण में रक्षा की जानी चाहिए, यानी इनका शोषण ना हो पाए, इसका पूरा ख्याल रखना जाना चाहिए। आगे बात करते हैं राज्य के लोगों के लिए। पहला, काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी, विकलांगता और जैसे मामले में राज्य सहायता प्राप्त करने के लिए अधिकार सुनिश्चित करना चाहिए। यानी कि राज्यों को मतलब डायरेक्शन देना चाहिए जिसकी वजह से वो कामों का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और बीमारी, वृद्धावस्था जैसे स्थिति में जो गवर्नमेंट है, जो राज्य है, वो पूरा का पूरा सपोर्ट कर पाए समाज को। नेक्स्ट बात करते हैं, जो इसका दूसरा टाइप था गांधीवादी विचारधारा से संबंधित सिद्धांत। ये टोटली आपके बुक पे ऊपर बेस कर रहा है। आप अगर ये पढ़ लेते हैं तो आपको बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं क्योंकि ये जो चीज़ है पूरा समराइज किया गया है, समराइज करके लिखा गया है। तो आप और बेहतरीन ढंग से पढ़ना चाहते हैं, जिन्हें बच्चों को बुक्स पढ़ने में इंटरेस्ट है, जाके वो चीज़ पढ़ सकते हैं। अदरवाइज अगर इस वीडियो को देख लेते हैं तो बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे बात करते हैं गांधीवादी विचारधारा से संबंधित सिद्धांत। गांधीवादी विचारधारा जो है अहिंसा सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देती है। एक होता है हिंसा, दूसरा होता है अहिंसा। हिंसा का मतलब होता है कि लड़ाई झगड़ा करना, मारपीट करना, और अहिंसा का मतलब होता है कि हाथों या पैरों का यूज ना करना, बल्कि क्या है, बातचीत के द्वारा उस चीज को सॉल्यूशन करना, यानी कि लड़ाई झगड़ा ना करना। तो गांधीवादी जो विचारधारा है किस चीज पे बेस करती है? 3 चीज पे बेस करती है। पहला स्वराज पे, दूसरा है सर्वोदय पे और तीसरा है स्वावलंबन जिसको बोलते हैं। इन चीजों पर बेस करती है। अब इसका मतलब समझ लेते हैं। स्वराज का मतलब क्या होता है? स्वराज यानी कि खुद का राज। स्व मतलब होता है खुद का, राज का मतलब होता है शासन, खुद का राज। सर्वोदय का मतलब होता है सभी का कल्याण, और इसके अलावा स्वावलंबन का मतलब होता है आत्मनिर्भर बनना, यानी कि किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना, अपने ऊपर डिपेंडेंट होना। ठीक है, और यही गांधीवादी विचारधारा का मूल सिद्धांत है। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित नीति निरपेक्ष तत्वों में गांधीवादी विचारधारा की प्रतिबिंबित होती है। कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, पढ़ लेते हैं। पहला, राज्य समाज के कमजोर वर्गों विशेष रूप से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए शैक्षिक एवं आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा। यानी कहने का मतलब यह है कि जो राज्य है अनुसूचित जातियों के लिए और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोगों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा। अच्छा, एक चीज यहाँ पे मैं कंफर्म कर दूं, जिन भी बच्चों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, क्योंकि दोनों अलग अलग है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के बीच में अंतर नहीं पता है, जाके मेरा एक प्लेलिस्ट में वीडियो है या फिर डिस्क्रिप्शन में उसका वीडियो मैं दे दूंगा, आप जाके उसको देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा डेफिनेशन है, क्योंकि मोस्टली बच्चे कंफ्यूज होते ही होते हैं, उनको नहीं पता है अनुसूचित जाति क्या होती है और अनुसूचित जनजाति क्या होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं, राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए कदम उठाए। राज्य मादक पदार्थों तथा अन्य हानिकारक पदार्थों या औषधियों आदि के सेवन को करने से रोकने का प्रयास करे। कहने का मतलब ये है कि ऐसे मादक पदार्थ जो होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, जैसे शराब हो गया, बीड़ी, दारू, सिगरेट, ठीक है, इसके अलावा ड्रग्स हो गया, इन सब चीज़ों पे क्या करे, रोक लगाए। आगे बात करते हैं, राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास करें। जो ग्रामीण हैं, जो गांव वाले क्षेत्र हैं, उसमें जो लघु उद्योग हैं, जो घर में काम किए जाते हैं, उनको ज़्यादा बढ़ावा दे ताकि जो लोग हैं उनसे जुड़ पाए। राज्य पशुधन की गुणवत्ता सुधारने के लिए कदम उठाए तथा गायों, बछड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहक
पशुओं के वध पर रोक लगाए। कहने का मतलब ये है कि ऐसे पशु जिनका हम उपयोग करते हैं, जिनसे हमें दूध प्राप्त होता है, इन सब पशुओं का वध करने पे और इन सब वध करने पे रोक लगाए, इनको प्रताड़ित किया जाए जो भी इस काम को करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है, यानी कि तीसरा टॉपिक जो था, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित सिद्धांत। इसमें क्या है, देश की बात की जाएगी, सुरक्षा से संबंधित बात की जाएगी। तो राज्य अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देगी, पहला ये चीज है। दूसरा, राज्य अन्य राष्ट्रों के साथ न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का प्रयास करेगी। जो अन्य देश हैं उनके साथ एक ऐसा व्यवहार करना जिसकी वजह से दोनों देशों में शांति स्थापित हो पाए और दोनों ही देश एक दूसरे में समानता स्थापित कर पाए, और इसके अलावा जो डेवलपमेंट करें एक दूसरे के सहयोग के द्वारा करें। राज्य अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संधि दायित्वों के प्रति आदर भाव विकसित करेगा, यानी कि जितने भी कानून हैं, अंतर्राष्ट्रीय कानून है या फिर जो दायित्व है, जो जैसे आप देखते हो यूएनओ जो बनाया गया है सभी देशों के लिए बनाया गया है, तो इसके जो कर्तव्य हैं, जो दायित्व है, उसमें हर एक देश पार्टिसिपेट करता है। तो जो हमारा देश है वो भी पार्टिसिपेट करे अच्छे तौर पे, और जो भी अपना दायित्व उस चीज़ को निर्वाह करे, जो भी इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है वो भी अच्छे ढंग से करे। तो ये भी इसमें निर्देश दिया गया है। आगे बात करते हैं। राज्य अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा अर्थात पारस्परिक समझौते द्वारा निपटाने के लिए प्रोत्साहन करे। जो भी विवाद है उसको क्या करे, बैठ के बातचीत के द्वारा हल करे, ना कि लड़ाई झगड़ों के द्वारा। तो ये हो गया तीसरा। अब बात कर लेते हैं चौथे की, विविध सिद्धांत। इसमें क्या है, इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण निर्देश तत्व ऐसे हैं जो उपरोक्त श्रेणियों के में से किसी के अंतर्गत नहीं आते। कुछ ऐसी चीजें हैं जो पीछे जो हमने 3 श्रेणियां बात की उनमें नहीं आती है। कौन कौन से है, जैसे राज्य देश के पर्यावरण संरक्षण, वन और वन्य जीव की रक्षा करे। ये ऐसी चीज है जो कहीं ना कहीं हमें करनी ही चाहिए। पर्यावरण जो सभी का है, साझी संपदा है, इस वजह से हमें इसका निर्वाह करना चाहिए। जो भी हम ऐसा काम करते हैं, जैसे हम देखो फैक्ट्रियाँ इतनी सारी चलती हैं जिसकी वजह से गैसेस निकलती हैं, जिसकी वजह से पर्यावरण नुकसान होता है। हम पेड़ों को काटते हैं, काटो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है काटने से पेड़ों को, लेकिन जितना काट रहे हो ना उससे ज़्यादा लगाने की कोशिश करो, क्योंकि पेड़ काटना आसान है लेकिन उसको लगाने में बहुत टाइम लगता है। क्योंकि आप जब पेड़ को लगाते हो तो छोटा ही होता है ना, लेकिन जब काटते हो तो बड़ा होता है। ठीक है, तो वही चीज़ है कि जितना ज़्यादा आप काट रहे हो उससे कहीं अधिक आप पेड़ों को लगाओ भी, तो इससे पर्यावरण का नुकसान नहीं होगा, या होगा भी तो बहुत कम मात्रा में होगा। ये चीज़ है। राज्य राष्ट्रीय महत्व के ऐतिहासिक स्मारकों और इसके अलावा स्थानों वस्तुओं के रख रखाव और संरक्षण के लिए कदम उठाए। जो भी पुरानी इमारतें वगैरह है, इन सब चीज़ों के या स्थानों के रख रखाव के लिए या संरक्षण के बहुत सारे कदम उठाए राज्य पूरे देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्रदान करने का प्रयास करें, यानी कि सभी जो देश हैं उनके लिए एक ऐसा नियम कानून बनाओ ताकि सारे लोग मिलकर उस चीज़ को फॉलो कर पाए। राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए कदम उठाए। न्यायपालिका, कार्यपालिका, देखो मैंने बताया था कि सरकार के जो हैं 3 अंग है। कितने अंग है? सरकार के कितने अंग है? 3 अंग है। कौन कौन से? पहला है विधायिका, दूसरा है कार्यपालिका, और तीसरे की बात करें, तीसरा है न्यायपालिका। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि विधायिका जो कानून का निर्माण करती है, कार्यपालिका उस चीज़ को लागू करती है, और न्यायपालिका क्या करती है, उसकी समीक्षा करती है। तो अब क्या है, ये तीनों जो है महत्वपूर्ण अंग है और तीनों एक दूसरे से पृथक भी है और एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं। पहली बात तो इस चीज़ को समझो। पृथक किस वजह से है? इस वजह से है कि अगर एक की गलती है तो दूसरा उसका भुगतान नहीं करेगा। कहने का मतलब है अगर एक की गलती है तो जो ये 2 है ना, अन्य जो 2 हैं उस चीज़ को रोकेंगे। अगर किसी और की गलती है तो वो अन्य 2 हैं उस चीज़ को रोकेंगे, बढ़ावा नहीं देंगे बल्कि रोकेंगे। अच्छा, और जुड़े कैसे हैं? क्योंकि जो कानून ये बनाता है उसी कानून को ये लागू करता है और उसी कानून की ये समीक्षा करता है, जांच पड़ताल करता है और न्याय देने का काम करता है। तो यही बताया गया कि राज्य जो है, न्यायपालिका जो है जो जस्टिस करती है, और कार्यपालिका जो इस चीज़ को लागू करती है, उनको अलग अलग रखे ताकि एक में मिक्स ना हो। क्योंकि अगर एक में मिक्स हो गए ना तो ये कोई भी कानून लागू करेंगे और उस चीज़ का ये न्यायपालिका उस चीज़ को सपोर्ट करेगी।
तो इससे क्या होगा, इससे हमारी अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी, संतुलन खराब हो जाएगा। इसी वजह से इन तीनों को अलग अलग रखा गया है ताकि एक दूसरे से कोई मतलब वैसा लेना देना ना हो। हाँ, गलत काम कर रहे हो तो उस चीज़ को रोकेंगे, सही काम कर रहे हो तो उसको बढ़ावा देंगे। तो ये हो गया विविध सिद्धांत, ये 4 टाइप्स खत्म हो गए। अब बात कर लेते हैं इसमें राज्य के नीति निरसक तत्व और मूल अधिकार, यानी कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनमें क्या अंतर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मौलिक अधिकार एक जगह पे लिखा गया है, राज्य के नीति निरसक तत्व एक जगह पे लिखा गया है। मौलिक अधिकार का जिक्र भाग 3 में किया गया है, राज्य के नीति निरसक सिद्धांत का वर्णन भाग 4 में किया गया है। अनुच्छेदों की बात करें तो 12 से 35, अगर राज्य के नीति निरसक तत्वों के सिद्धांतों की बात करें तो इसका अनुच्छेद है 36 से 51। अमेरिका से लिया गया है मौलिक अधिकार, इसके अलावा जो आयरलैंड से लिया गया है राज्य के नीति निरसक सिद्धांत। मौलिक अधिकार को कानूनी सहायता प्राप्त है, लेकिन इसको राज्य के नीति निरसक तत्वों को कानूनी सहायता प्राप्त नहीं है। न्यायालय में जाने की इसमें अनुमति है मौलिक अधिकार में, लेकिन राज्य के नीति निरसक तत्वों में न्यायालय में जाने की अनुमति नहीं है। मौलिक अधिकार का संबंध व्यक्तियों से है, मैंने बताया ना व्यक्तियों से है, क्योंकि व्यक्तियों के अधिकारों को लागू करते हैं। लेकिन अगर इसकी बात करें तो समाज से है। आगे बात करें, मौलिक अधिकार व्यक्ति के कल्याण को बढ़ावा देता है। इसके अलावा नीति निरसक सिद्धांत द्वारा समुदाय के कल्याण को बढ़ावा देता है। इसमें एक पर्सनल यानी कि एक व्यक्ति के इंडिविजुअल की बात की जा रही है, और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में क्या किस चीज़ की बात की जा रही है, समाज की बात की जा रही है। उद्देश्य की अगर बात करें तो राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना मौलिक अधिकार का उद्देश्य है। राज्य के नीति निरसक तत्व की अगर बात करें तो इसका उद्देश्य सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। ये समाज के ऊपर बेस करता है और ये इंडिविजुअल के ऊपर बेस करता है। आई होप दोनों चीज समझ में आया होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 4 नंबर में ये चीज पूछा जाता है। आगे बात करते हैं इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, राज्य के नीति निरसक तत्वों का कार्यान्वीकरण। इसका मतलब क्या होता है, कहने का मतलब है कि जो भी डायरेक्शन दिया गया है राज्य के नीति निरसक तत्वों में, क्या उसका सही ढंग से पालन हुआ, या हुआ तो क्या क्या हुआ, उस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो कार्यान्वित किए गए कुछ सिद्धांत जो कि निम्नलिखित है, जैसे किन किन क्षेत्रों में काम किया जा चुका है। जैसे रोजगार के सभी क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी तय की जा चुकी है। जो भी डायरेक्शन दिया गया था उसके तहत ये कुछ काम किए जा चुके हैं जिनको यहाँ पे बताया जा रहा है। दूसरा, स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन संबंधित अधिनियम बनाया जा चुका है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए अनेक कार्यक्रम शुरू किए गए हैं, जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसको मनरेगा बोलते हैं। तो आप देखते हो ना, गांव में लोगों को काम मिलता है, तो वही चीज़ है। आगे बात करें, ग्राम पंचायतों का गठन किया जा चुका है। इसके अलावा ये ग्राम स्तर पर कार्य करते हैं। बच्चों के लिए मुक्त और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए 86वां संविधान संशोधन किया गया है, ताकि बच्चों को मुक्त शिक्षा मिल पाए, जिसकी वजह से वो अच्छे से पढ़ पाएँ, और जब वो अच्छे से पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है अच्छा काम करेंगे और ये पूरा देश को सपोर्ट होगा। गरीब, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं क्रियान्वित करें। ठीक है, जितनी भी चीज़ें हो पाए, जितने गरीबों का कल्याण हो पाए, वो सारे कार्यक्रम करें जिसकी वजह से इनका कल्याण हो पाए। ठीक है, और ये भी एक समान रूप से अपना जीवन व्यतीत कर पाए। महिलाओं को शोषण से मुक्त करने हेतु अनेक कानून बने हैं तथा कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि सुधार की गई है, जिस पे कानून बनाया जा चुका है, और जो कि एक बेहतर राज्य के लिए, कल्याणकारी राज्य के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें, अब सब चीज़ को तो बताया नहीं जा सकता, ये फॉर एग्जाम्पल के लिए ये चीज़ बताया गया है। तो ये थी आपकी सारी मतलब बुक का समरी, बुक का जो चैप्टर है आपका, जो 17 चैप्टर है उसका पूरा समरी है। आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी, और अगर कोई दिक्कत है, डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। बाकी वीडियो कैसा लगता है ये भी कमेंट सेक्शन में बताएं। अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक करें, अपने फ्रेंडों में शेयर करें ताकि वो भी ये सर्विसेज ले पाएँ। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो पाए, क्योंकि ये टोटली जो चैनल बनाया गया SST के ऊपर बेस है। ठीक है, बाकी मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय।